हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द वत्सल्यास। दिस इज आदित्य और मैं लेकर के आया हूँ घटना चक्र भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन 2021 की सीरीज। इसके अंतर्गत हम लोग यूपीपीएससी, बीपीएससी और अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो प्यारे मित्रों, इसके अलावा इसके अतिरिक्त हमने दो और सीरीज भी चलाई है। एक है आपका भूगोल और दूसरा है आपका भारतीय इतिहास। तो इन दो सीरीज को भी आप फॉलो करते हुए आगे बढ़ें प्यारे मित्रों, चीज़ों को समझते हुए। तो आज ये लेक्चर 1 है घटना चक्र भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का। इसमें हम लोग भारत का संवैधानिक विकास के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके विषय में बेहतर तरीके से चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए मैं क्लास को आगे बढ़ाना चाहूँगा। तो आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। प्यारे मित्रों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? स्थापना का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी पिट का भारत अधिनियम 1784 और चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। यूपीपीसीएस 2010 मेंस में यह प्रश्न पूछा गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आपको बता दें कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया और 1774 में स्थापना कर दी गई। 1774 में स्थापना की गई और सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो हुए उनका नाम है लॉर्ड एलिजा इम्पे। लॉर्ड एलिजा इम्पे, ठीक है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हुए? लॉर्ड एलिजा इम्पे हुए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कथन, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। दूसरा है लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और कोड दिया हुआ है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 और डी ना तो 1 और ना ही 2। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। यूपीआरओ 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर है केवल 1 सही, ऑप्शन ए। अभी भी हमने आपको बताया कि जो सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? लॉर्ड एलिजा इम्पे। क्या नाम था? लॉर्ड एलिजा इम्पे था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है नियंत्रण परिषद की स्थापना, बी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सी इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति और डी है आपका गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। और सूची 2 में दिया गया है नंबर 1 नियामक अधिनियम 1773, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, तीसरा है चार्टर अधिनियम 1813 और चौथा है आपका चार्टर अधिनियम 1833। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से बताएं। नीचे कूट में आपका ABCD में आंसर दिया गया है, तो राइट आंसर बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बता दें कि नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी बताया, नियामक अधिनियम 1773। फिर इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति की यदि हम बात करें तो वो आपकी चार्टर अधिनियम 1813 और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी नियुक्ति की बात करें तो क्या हो जाएगा
चार्टर अधिनियम 1833। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ए का बी, ए का दूसरा, ठीक है, सी बी और डी मिल रहा है, बी का पहला, बी का पहला, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2003 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? और पहला दिया गया है 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823, तीसरा है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, और फिर कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। ये आईएएस प्रीलिम्स 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। कब? 2018 में। ठीक है, हाल फिलहाल के वर्षों में यह प्रश्न पूछा गया था। तो बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या है आपका? डी 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। आपको बता दें कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा में 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपना लिया गया। इसके पश्चात जब जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823 का गठन किया गया, इसका भी उद्देश्य था कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए ये ग्रांट कर सके, दे सके। ठीक है ना। इसमें जो है 10 सदस्य हुआ करते थे, 10 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले साहब थे, लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष थे। और इसके पश्चात लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक आए। 1828 से 1835 तक इनका शासनकाल रहा। 1828 से 1835, ठीक है ना, 1828 से 1835 तक इनका शासनकाल रहा। तो इन्होंने क्या किया? लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक ने 7 मार्च, याद करिएगा, इन चीज़ों को नोट कीजिएगा, 7 मार्च 1835 को, 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया। इस प्रकार अंग्रेजी शिक्षा जो है वो शिक्षा का उच्च माध्यम बन गई। ठीक है। और आपको बता दें एक बात और कि अंग्रेजी शिक्षा के नेता ट्रिविलियन थे। क्या नाम था उनका? ट्रिविलियन। ठीक है, ट्रिविलियन। अंग्रेजी शिक्षा के नेता ट्रिविलियन थे। जबकि यदि हम बात करें ओरिएंटलिस्ट शिक्षा के समर्थक की बात करें तो उनका नाम था एच.टी. प्रिंसेप। और एक बात आपको बता दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा को जो है, ओरिएंटलिस्ट जो शिक्षा थी उसको हतोत्साहित किया और अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दे दिया, जिससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है वो सर्वोच्च माध्यम बन गया शिक्षा का। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन ए 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी 1853 का चार्टर एक्ट, या ऑप्शन डी 1873 का चार्टर एक्ट। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका यूपी आरओ मेंस 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है। यूपी आरओ भी दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, तो ध्यान से देखें राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। ठीक है ना। यहाँ आपको एक बात और बता दें कि 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इसके द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। 1833 के पश्चात कंपनी मात्र राजनीतिक कार्य ही कर सकती थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चार्टर एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर कह रहा है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक आधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। और तीसरा कह रहा है आपका, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। और कूट दे रहा है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। प्रश्न पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, या डी 1, 2 और 3। ये आपका पूछा था
IAS प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2019 में, ठीक है, IAS प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही। आपको बता दें कि भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में 1858 में आया। कब आया? 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन ए 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी 1853 चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन डी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2012 में यह प्रश्न पूछा गया था। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1833। आपको बता दें 1833 में बहुत सारी धाराएं थी 1833 के चार्टर एक्ट में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो धारा थी उसका नाम है धारा संख्या 87। इसमें यह कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, लिंग, जन्मस्थान, वर्ण के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। कंपनी में किसी भी पद को धारण करने में इन आधारों पर प्रतिषेध या विभेद नहीं किया जाएगा। इसी को आगे चल करके 1833 और उसके पश्चात वर्तमान संविधान का अनुच्छेद 15 इसी पर आधारित है कि अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है, ठीक है। उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो प्यारे मित्रों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जल्द से जल्द इसका सेकंड क्लास लेकर के आएंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग ब्रिटिश ताज के शासनाधीश पारित अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे। बेहतर तरीके से चीज़ों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करते हुए। तो प्यारे मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि आपके मित्रों को भी लाभ मिल सके। जल्द से जल्द सेकंड क्लास लेकर आएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।